हेलो दोस्तों, आज जो हम पेपर देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वर्क और साइकोलॉजी मनोविज्ञान का पेपर 2021 जो कि आपका 2022 में आयोजित हुआ था और इसके सारे जो क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आपको देख लेना है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो देख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एमपीपीएससी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब इसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए। अभी आपको हम बताएंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसमें रिपीट हुए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है, वो पाया जाता है सागौन। तो देखिए, जैसे हम इसे मध्य प्रदेश को इस प्रकार से बांट लेते हैं। सबसे ऊपर मध्य प्रदेश में कटीले वन पाए जाते हैं, बीच में आपके किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपके पर्णपाती वन, और यहाँ सबसे नीचे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अर्ध पर्णपाती वन। तो नीचे आपके साल वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बीच में और यहाँ पर आपके सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके जो खेर के वृक्ष है वो भी पाए जाते हैं ऊपर में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। तो दोस्तों ये है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पचमढ़ी में होती है, कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर। और सबसे कम कहाँ पे होती है दोस्तों, सबसे कम होती है भिंड में, और कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रख लेना है। ये आपको अच्छे से फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट याद होना चाहिए। कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती है। तो ये 21 जून को पड़ती है। और 21 जून को आप सभी जानते हो 21 जून को क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। और 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, कौन सा, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सूर्य उत्तरायण में होता है इस टाइम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम आएगा इसका आंसर। ये भी आपको बहुत बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जो जलवायु क्षेत्र हैं, तो कितने हैं, 11 हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो 21.1% है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी की सीटें पूछ रहे हैं तो 35 है। अगर एसटी की पूछे तो 47 है। अगर टोटल पूछे कि टोटल विधानसभा में कितनी कुल आरक्षित सीटें हैं, तो 82 सीट है। अब देखिए, ये आपको पंचायती राज बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 132 धाराएं और 15 अध्याय है। तो कितनी अनुसूची है, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें आपको पंचायत राज आपका सिलेबस में दिया है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके ये बताओगे कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है वो कब लागू हुआ है। ठीक है, पंचायती राज जो अधिनियम तो 1993 में हुआ था, आया था मध्य प्रदेश में। तो ये लागू कब हुआ है मध्य प्रदेश में, ये आपको डेट कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये उमा भारती हैं। 2003 से 4 के बीच में रही थी, और हुगली झंडा कांड इनके समय में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन, उसमें पैरा ओलंपिक पूछा था। पैरा ओलंपिक में भाला किसने फेंका था। अभी यहाँ जो पूछ रहे हैं कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊषा किरण योजना किससे संबंधित है। तो ये घरेलू हिंसा संरक्षण से संबंधित है। ऊषा लास्ट में सा आ रहा है, तो 7 से 7 याद रखोगे, यानी कि 2006 और 7 में आपकी ऊषा किरण योजना आई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई। तो ये दोस्तों 2007 में शुरू की गई है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1 अप्रैल 2007 यही है डेट, 1 अप्रैल 2007। और इसमें ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2006 के बाद में जितनी भी मतलब कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जिनकी केवल 2 संतानें हैं, जिसमें से एक लड़की होना चाहिए, तो जिनकी 2006 के बाद में लड़की है, तो उनको यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा, लाडली लक्ष्मी योजना का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में क्वेश्चन आ गया है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये जिला आपका क्या आएगा, जिला तो भोपाल आएगा, बाकी है कहाँ पे आपका, ये आपका हबीबगंज में है। ठीक है, और ये पहला मध्य प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नागचंद्रेश्वर मंदिर। आप देखोगे नागचंद्रेश्वर मंदिर और उज्जैन के मंदिर ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब अगली बार उज्जैनी नहीं लगाना है, जितने भी जो फेमस मंदिर है वो आपको सारे यहाँ पे कवर कर लेना है, जितने भी फेमस मंदिर पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, उज्जैन है। नेक्स्ट है बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है। तो ये देखिए राजवंश से और आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि किसका प्राचीन नाम क्या है। तो ये करूस, ठीक है, करूस या कारूस, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लिखी रहती हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। तो ये राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए पुराने राजवंश भी पूछ लिए जाते हैं ना, चंदेल और जो परमार राजवंश है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, बाकी इसके अलावा भी राजवंश पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जोगेश्वरी मेला कहाँ लगता है? चंदेरी अशोकनगर में लगता है। इसका राइट आंसर चंदेरी अशोकनगर है। तो जितने मेले हैं आपको याद करना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो निमाड़ी से कौन सा संबंधित नहीं? राय नहीं है, क्योंकि राय कहाँ का है? राय आपका बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का। और ये गणगौर, काठी, फेबरिया सब कहाँ के हैं? ये निमाड़ के हैं। तो निमाड़ का आपका ये फेबरिया का एक 3 मार्कर भी पूछा था MPPSC मेंस में, तो इससे भी 3 मार्कर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब फड़के, देखिए फड़के स्टूडियो बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका फड़के स्टूडियो कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ फड़के स्टूडियो आपका धार में है, ठीक है। तो ये मूर्ति कला से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए कोयला उत्पादन पे बहुत विवाद हुआ था, तो सकल कोयला उत्पादन में 4th रैंक है, और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 3रा स्थान है, ये आपको याद रखना है। तो 3रे और 4थे में बहुत ज़्यादा MPPSC प्रीलिम्स 2022 में आपत्तियाँ भी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का जो गंतव्य स्थल कौन सा है? हनीमंतिया टापू कहाँ पर है? आपका खंडवा में है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कि मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई? तो इसका वैसे राइट आंसर तो यहाँ पे 30 सितंबर होना था, क्योंकि ये 30 सितंबर को ही वैसे आई है, पर अभी इसका क्या है, जैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं है, कहीं कहीं 1 अक्टूबर भी मिलता है, 1 अक्टूबर भी। अब उसमें क्या है, जैसे कि एक नई औद्योगिक नीति नाम से कुछ नहीं आया मध्य प्रदेश में, उद्योग संवर्धन नीति 2014 आई है, तो उसकी डेट 1 अक्टूबर बताई जाती है, तो इसी कारण शायद ये वाला प्रश्न यहाँ पे डिलीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए ये सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 20.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे? आपका खरगोन में, खरगोन और खंडवा है ना, तो ये सुनहरे जिले भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल कौन सा है? देखिए एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़े समझने लायक क्वेश्चन है कि ई लर्निंग, ई कॉमर्स या ई बैंकिंग किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण हैं? तो ई सर्विसेज के। देखिए ई आ रहा है सभी में, तो ई सर्विसेज के ही तो होंगे, यूजर सर्विसेज के नहीं होंगे, इंटरनेट सर्विसेज के भी नहीं होंगे, तो किसके होंगे? ई सर्विसेज के। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? अब देखिए इसमें तो ओपन ही लिखा है, तो ये तो 100% होगा। लिब्रे ऑफिस और पाइथन, ये तीनों मतलब तीनों ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब देखिए ये देखने में बहुत कठिन प्रश्न लग रहा होगा, बाकी ये है बहुत सिंपल। देखिए रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए एक्स में क्या दिया है कि सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। भाई क्यों नहीं है? सेंसर तो है, सेंसर रोबोट का घटक ही है। अब आपको देखिए अगर एक्स वाला अगर मान लो गलत है, तो जहाँ जहाँ एक्स को सत्य बता रहे हैं उसे गलत कर देंगे। 1 में सत्य बता रहे, गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। और ये देखिए यहाँ पे एक्स को सत्य बता रहे, सी वाला भी गया, तो ए वाला भी गया, सी वाला भी गया। अब बी वाला बचा है और डी वाला बचा है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, तो एक ही इसमें सही है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? तो देखिए ये 2005 में आया। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब आया दोस्तों? 2005 में आया। अब आपको इसके बारे में और क्या याद रखना है? सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में देखिए इसकी पूरी डेट याद कर लीजिए, क्योंकि अब इसका वर्ष पूछा गया तो अब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका 12 अक्टूबर 2005 को ये आया है। इसकी धाराएं भी याद कर लीजिए। देखिए इसमें जो टोटल धाराएं हैं, धारा कितनी है? धारा इसमें टोटल कितनी है? 31 है। उसके बाद में इसमें अनुसूची, देखिए यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, अनुसूची 2 है। इसमें कितनी है? 2 है अनुसूची। और जो कुल अध्याय है ये भी याद कर लीजिए, जो कुल अध्याय हैं तो अध्याय कितने हैं? 6 है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। और आपको क्या ध्यान रखना है? सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले स्वीडन में लागू किया गया था, ठीक है। कब? 1766 में। और भारत कौन सा है? 4th देश है, यानी कि चौथा देश है भारत ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? देखिए MPPSC प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है, जो आपका 21-22 में आया था, शहादत खां और भागीरथ सिलावट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि भोपाल जो रियासत का विलीनीकरण कब हुआ। तो भोपाल रियासत का जो विलीनीकरण है ये कब हुआ, ये वाला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होता है 1 जून। 1 जून, पर इसमें यहाँ पे एक भी नहीं है, जून लिखा ही नहीं है, जनवरी लिखा है। 1 जून 1949 यानी 1949 में हुआ था विलीनीकरण। अब देखिए इसके बारे में आपको एक बहुत ही विशेष बात बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करा था कि जैसे एक बोरास गोलीकांड हुआ था, ये आपको याद रखना। मुझे लगता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि बोरास, देखिए ये सा है, बोरास गोलीकांड। तो बोरास गोलीकांड की खबर जैसे ही अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगी तो उन्होंने क्या बीपी मेनन को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। और हमीदुल्ला खां क्या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो इसमें क्या है गोलीकांड हुआ था ये। और ये जो भोपाल रियासत का जब विलीनीकरण हुआ तो इसके 2 मुख्य केंद्र थे, एक क्या थे रायसेन, एक रायसेन था और एक आपको याद रखना है सीहोर। तो जो रायसेन का है बोरास कहाँ है, रायसेन में। तो यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, इसमें 4 युवक शहीद हुए थे। उन चारों युवक के आपको नाम याद रखना है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। छोटे लाल, धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह। देखो 3 तो सिंह है और एक छोटा है, यानी कि सिंह कैसे हैं, छोटे हैं। सिंह कैसे हैं, छोटे हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका 2 आंसर माने गए हैं, हरसिद्धि देवी और गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर है ना। और ये गढ़कालिका क्या है, कालिदास की आराध्य देवी रही हैं, कालिदास की आराध्य देवी रही हैं। तो ये हर्षवर्धन ने इनका निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो काल भैरव मंदिर है ये भी आपका उज्जैन में है, और गोपाल जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे है, उज्जैन में है। उसके बाद में अभी ऊपर वाला कौन सा मंदिर आया था, नागचंद्रेश्वर मंदिर। तो इतने सारे मंदिर आपको उज्जैन के याद रखना है। देखिए अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिली है कि देसला बोंगा आदिवासी त्यौहार क्या है। तो ये आपको याद रखना बसंत उत्सव। बसंत है ना, बसंत कब आता है, बसंत आपका जब गर्मी लगने वाली होती है उसके पहले, ठंड और गर्मी के बीच का जो सीजन रहता है वो बसंत कहलाता है। तो देसेला बोंगा के बारे में सर्च किया तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं मिला, बस ये मिला है कि जो मुंडा आदिवासी है, कौन से आदिवासी है, मुंडा जो आदिवासी हैं ये सरहुल त्यौहार को देसोला बोंगा के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट पर सर्च करा तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी मिली। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिंपल क्वेश्चन है, सागर में हुआ था। अब नेक्स्ट ये कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी या कैसे मेमोरी, बात एक ही है, ठीक है। और ये सब अलग चीज़ है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो डेटा बस का उपयोग किया जाता है। देखिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करोगे, डेटा बस का। तो कभी कभी यहाँ पे क्या है, शब्दों से आंसर पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। एड्रेस बस तो कोई कुछ नाम का है ही नहीं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस तो कुछ होता ही नहीं, डेटा बस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। देखिए डेटा हमेशा पैकेट के रूप में, आप केवल एक ही फैक्ट याद रखोगे, डेटा हमेशा पैकेट के रूप में भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, पैकेट के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रॉडबैंड। देखिए ब्रॉडबैंड के बारे में आपको बता देते हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है, इंटरनेट का जो उच्च गति का अभिगमन होता है, इंटरनेट पर सबसे तेज गति से आपको अभिगमन करना है, संचार फैलाना है, तो ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर के लिए किया जाता है। क्या ध्वनि भेजा जा सकता है, डाटा भेजा जा सकता है, वीडियो भी भेजा सकता है। भैया जब तेज गति से भेजोगे तो सभी भेज पाओगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे देते हैं। जो ब्रॉडबैंड अभिसरण होता है ये एक ही नेटवर्क पर मल्टीमीडिया, टेलीफोन और डेटा के समर्थन के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है, समर्थन के लिए। और आपको जो ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड के प्रकार बता देते हैं। देखिए ब्रॉडबैंड के क्या क्या प्रकार होते हैं आपको याद रखना है। वायर के द्वारा भेजा जा सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा भेजा जा सकता है, उसके बाद में सैटेलाइट के द्वारा भी ब्रॉडबैंड भेजा जा सकता है, उसके बाद में केबल मॉडल और DSL ब्रॉडबैंड। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कि प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या क्या कहलाती है। तो देखिए इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बैंड क्षेत्र होता है ये भी नहीं होता है, और ये बैंड लंबाई भी नहीं होता, निबल भी नहीं होता। तो क्या होता है फिर, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीट दर। क्या कहते हैं, बीट दर, बीट दर कहते हैं। और बीट दर इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं आंसर रहेगा। निबल का तो आपको पता ही है, निबल क्या होता है, 4 बीट मिला के एक निबल बनता है, और 8 बीट मिला के, देखिए ये 8 लिखा है, 8 बिट्स मिला के कितना बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। उसके बाद में बाइट के बाद की कहानी तो आपको पता ही है कि 1024 बाइट बराबर KB।
अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया यही क्वेश्चन, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्य में से कौन सा प्रकार का कोयला। देखिए मध्य प्रदेश में एक ही कोयला मिलता है, बस बिटुमिन कोयला, बस आपको बाकी कोई सा कोयला याद नहीं रखना है, एक ही कोयला मिलता है बिटुमिन कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला यहाँ पे नहीं मिलता है, ना तो लिग्नाइट कोयला भी नहीं मिलता, पीट भी नहीं मिलता, बस एक ही मिलता है यहाँ पे बिटुमिन कोयला, इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कहाँ पर है, सारणी क्या है, बैतूल में है, बैतूल में सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र। चचाई क्या है, एक जलप्रपात है। बीरसिंहपुर में क्या है आपका, ये आपका संजय गांधी। और डोंगलिया में क्या है, डोंगलिया कहाँ पर है, डोंगलिया आपका है खंडवा में, और यहाँ पे है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। याद रखना ताप विद्युत केंद्र बोल रहा हूँ, जल विद्युत केंद्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है, तो ये रीवा अल्टर मेगा सोलर प्लांट, ये कितने का है, 750 मेगावाट, और ये रीवा की गुड़ तहसील में है। कौन सी तहसील में, गुड़ तहसील में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी याद रखना कि 2020 में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है कि निम्न में से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है, तो कहाँ है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद का नाम आपको नर्मदापुरम देखने को मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है, तो ये नर्मदापुरम, तो ये होशंगाबाद में है तवा सिंचाई परियोजना। और तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना नहीं। देखिए पेंच क्या है, पेंच क्या है आपका, छिंदवाड़ा के पास में है ये पेंच, तो पेंच क्या है, ये आपकी जल विद्युत परियोजना नहीं है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना नहीं है। ये कौन सी है, ताप विद्युत परियोजना। बरगी भी आपकी कौन सी है, ताप विद्युत परियोजना। और बाणसागर, देखिए सॉरी यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो ये संत सिंगाजी क्या है, ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, ताप विद्युत परियोजना है बीरसिंहपुर उमरिया। अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, बीरसिंहपुर उमरिया में है ये ताप विद्युत। अब देखिए पेंच क्या है आपका, छिंदवाड़ा में, ये जल विद्युत परियोजना है। बरगी भी आपका जबलपुर में है, और इसे अवंतीबाई भी कहा जाता है, अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना। बाणसागर तो आपको पता ही है, बाणसागर कितना फेमस है ना, देवलोन सहडोल में है, ये जल विद्युत परियोजना है। जो जल पे बनाई जाती है वो जल विद्युत परियोजना है, जो कोयले वोयले से चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, तो उस टाइम दिया गया था लुईस गुलक को। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, 2023 का, अभी जो नया वाला जिसे देंगे वो आपको याद रखना है, 22 का भी याद कर लीजिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिताली एक्सप्रेस कहाँ चलाई जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब भारत और पाकिस्तान की भी आपको याद कर लेना, कौन सी एक्सप्रेस, समझौता, कौन सी एक्सप्रेस, समझौता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, शेर बहादुर देवबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये नेपाल के, ठीक है, कहाँ के हैं ये, नेपाल के। तो अपने आसपास के जो देश रहते हैं, देश हैं, उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो नए नियुक्त होते हैं या अपने भारत आते हैं तो उनको याद करना है। देखिए अभी G20 के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ है, उसके बाद में अभी अफ्रीका संघ भी इसमें शामिल हो गया, तो G21 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देश कितने हैं, देश 19 है, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, देखिए ऊपर वाला तो बता ही नहीं। ये जो क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, मलखम से। प्रभाष जोशी पुरस्कार भी 2013 में स्टार्ट हुआ है, और 2013 में ही आपका मलखम को भी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया है। तो देखिए ये वाले प्रश्न हो गए। अब नीचे हमारे काम के प्रश्न नहीं है, देखिए इतना ही इसमें था, तो ये हमारा ये वाला पेपर भी हो गया। जैसे जैसे हमें टाइम मिलते जाएगा तो अन्य पेपर के भी वीडियो आपको दे दी जाएंगे। दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप बता सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको जैसे मान लो कि @एग्ज़ाम टाइम और ऑफिशियल ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, क्योंकि हो सकता है कि लिंक वर्क ना करे, तो एग्ज़ाम टाइम ऑफिशियल आप सर्च करके, और जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो आइकन है, यही आइकन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टेलीग्राम पर, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।